नमस्कार मित्रों। आज हम जो बैंकिंग की हमारी सीरीज चल रही है, इसी में हम डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने बैंकों का इंट्रोडक्शन लिया, बैंकिंग की हिस्ट्री ली, बैंक किस तरह से भारत में ये बैंकिंग व्यवस्था डेवलप हुई। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ बैंकिंग कैसे कैसे हैं। डेवलपमेंट बैंकों में हमने नाबार्ड को देखा, जिसने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक्सिम बैंक हमने देखा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किस तरह से उसने वो भारत में काम कर रहा है। और इसी डेवलपमेंट बैंक की सीरीज़ में हम अब आगे चलते हैं, क्योंकि भारत में अन्य देशों के मुकाबले, आप यूएस ले लीजिए, यूके ले लीजिए, इन देशों के मुकाबले यहाँ बैंकिंग सेक्टर को कई नए क्षेत्रों में काम करना पड़ रहा है, जो कि यूएस, यूके या जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, पश्चिम देश कहते हैं, उनमें नहीं है। क्योंकि भारत में बैंकिंग सेक्टर को विकास कार्यों में ज़्यादा भागीदार बनना पड़ता है। इसके लिए भारत में जो बैंकिंग सेक्टर है वो अब भारत में पूर्णतया जिस तरह से भारतीय रूप रंग में वो आ गए हैं, तो डेवलपमेंट बैंकों की हम जो बात कर रहे थे उसी में हम आज आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम डेवलपमेंट बैंक में हमने नाबार्ड और दूसरे एक्सिम बैंक और IRDFC और ये सब हमने देखे थे, तो उसी में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया। क्योंकि कॉमर्शियल बैंकें तैयार नहीं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए, कॉमर्शियल बैंकें तैयार नहीं हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो वीकर सेक्शन हैं, जो हमारा कृषि है, उनको लोन देने के लिए। कारण कि उसमें उनको प्रॉफिट नहीं है। और कॉमर्शियल बैंकों का मोटो क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट, लेस रिस्क लोन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसमें ये कॉमर्शियल बैंकों को बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह के कानून बनाए, इस तरह की हिदायतें दी और इस तरह के बैंक डेवलप किए कि जो हमारी ग्रामीण और एग्रीकल्चर जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले। और इसीलिए भारत में एक कॉन्सेप्ट आया, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। 1966 में जब मोरारजी भाई देसाई भारत के वित्त मंत्री थे, मोरारजी भाई देसाई के नाम पर यह रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किए हैं, यानी कि वो एक लंबे समय तक वित्त मंत्री के पद पर रहे हैं। और बाद में जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई तो वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इसलिए अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि पहला गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो थे मोरारजी भाई देसाई। तो उसमें पहली बार ये चीज़ की गई कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी प्राथमिकता। देखिए, आप कोई भी जो बिजनेसमैन होता है या इवन आपके घर में आप अपनी मम्मी को देखेंगे, वो भी सुबह कामों की एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि भाई सुबह सबसे उठने से पहले भाई अभी जाने का है तो पहले नाश्ता बनाना है, नाश्ते के बाद घर की साफ़ सफाई है, फिर भाई दोपहर का खाना बनाना है। तो ये प्रायोरिटी से वो लोग काम करते हैं। हमारे जो मान लीजिए एग्ज़ाम पहले नज़दीक आ रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं भाई अभी अपनी प्रायोरिटी क्या है? पढ़ाई करना। पढ़ाई करेंगे, अभी मूवी नहीं देखने जाना है, टीवी कम देखना है, नेट पे कम जाना है, हमारे प्रायोरिटी हो जाती है पढ़ाई। बस इसी तरह सरकार ने एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो एक लिस्ट बनाई और बैंकों को ये कहा कि भाई आपको इन सेक्टर्स को प्राथमिकता के आधार पर आपको लोन देना है, क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इसलिए वो इसको बोलते हैं PSL, इसका शॉर्ट फॉर्म है PSL। पहली बार कब आया? 1966 में, 1966। और डेफिनेशन देने वाले थे मोरारजी भाई देसाई, जो उस वक्त भारत के वित्त मंत्री थे। और इसमें देखिए कौन कौन से सेक्टर हैं। एग्रीकल्चर, कभी भी ध्यान रखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में या जो प्रायोरिटी सेक्टर गवर्नमेंट का है उसमें एग्रीकल्चर तो सबसे पहले होगा ही। भारत आज़ाद हुआ तब से 75 साल बाद भी ये एग्रीकल्चर ने अपना स्थान नहीं खोया है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, MSME, एजुकेशन, शिक्षा, हाउसिंग, एक्सपोर्ट, वीकर सेक्शंस।
वीकर सेक्शन का मतलब कि जो विकास की दौड़ में समाज का वो भाग जो पिछड़ गया है, उनको बोलते हैं वीकर सेक्शन। इसमें वुमेन, SC ST और माइनॉरिटीज, यानी कि जो विकास की दौड़ में सेक्शन पीछे छूट गया, उनको वीकर सेक्शन। रिन्यूएबल एनर्जी, धीरे धीरे अब सरकार ये चाहती है कि फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, इन पे हमारी निर्भरता कम हो, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर जो हमारी है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं। विंड मिल्स जो हवा की, यानी हवा, पानी और सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जाएं प्राप्त हो, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो उन सब सेक्टर्स को लिया गया कि भाई ये प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसमें इनको देना पड़ेगा। और क्या बोला कि जितने भी डोमेस्टिक बैंक हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक हमारे कॉमर्शियल बैंक्स और जो फॉरेन बैंक्स हैं जिसकी भारत में 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनको अपनी जो भी क्रेडिट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, उसका 40% एडजस्टेड नेट क्रेडिट का प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। यानी कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% सारे कॉमर्शियल बैंकों का और फॉरेन बैंक जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करना पड़ेगा। और ये रिकमेंडेशन कब की? 2019 में यूके सिन्हा कमेटी ने इनकी रिकमेंडेशंस की, और इनकी जो लिस्ट है वो लिस्ट भी उस टाइम अपडेट की गई, और उस लिस्ट में प्रायोरिटी सेक्टर्स और किनको कितना कितना देना ये डिफाइन किया गया। अच्छा, कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि प्रायोरिटी सेक्टर की डेफिनेशन कब दी गई, तो आरबीआई ने 1972 में प्रायोरिटी सेक्टर की डेफिनेशन दी थी कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर क्या, यानी कि वो सेक्टर्स जो भारत के ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जरूरी हैं, उनको प्रायोरिटी सेक्टर में माना गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं NBAC, यानी नेट बैंकिंग एडजस्टमेंट क्रेडिट। सो नेट बैंक एडजस्टमेंट क्रेडिट क्या है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब उससे पहले हम ये समझें कि ये नेट बैंक क्रेडिट क्या है। नेट बैंक क्रेडिट, उसके बाद ही तो एडजस्टेड आएगा ना। तो उसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बैंक के सारे जो डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, जो बैंक की क्रेडिट्स हैं, जो लोन दिए हुए हैं, वो मान लीजिए 100 रुपये हैं क्रेडिट दिए हुए। अब ये इसको नेट कैसे लाएंगे? इसमें से माइनस हो जाएंगे जो रीडिस्काउंट किए हुए हैं बिल्स आरबीआई के पास और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, जो इन्होंने रीडिस्काउंट किए हुए हैं बिल्स। अब ये बिल रीडिस्काउंट क्या हुआ कि मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट हाउस है, कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और उसने कोई बिल है। अब वो बिल जो है वो 6 महीने में मैच्योर होने वाला है, और वो बैंक से क्या करता है कि उस बिल के सामने पैसा ले लेता है, और बैंक बोलती है कि भाई आपका ये 100 रुपये का बिल है, हम 5 रुपये काट के आपको 95 रुपये देंगे, और 6 महीने बाद में हम 100 रुपये आप ले लेंगे इस बिल के सामने। अब बैंक को भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो आरबीआई के पास जाती है कि भाई आरबीआई मेरे पास ये 100 रुपये का है, आप मुझे कीजिए। तो आरबीआई बोलती है भाई ये 100 रुपये के सामने मैं आपको जो है वो 90 रुपया दूंगी या 95 रुपये दूंगी, कुछ भी। यानी कि ये 5 रुपये आरबीआई ने, वो आरबीआई की कमाई है, और 6 महीने बाद में जब बिल मैच्योर होगा तब आरबीआई को 100 रुपये मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं बिल का रीडिस्काउंट। तो ये जो क्रेडिट जो है उसमें से बिल रीडिस्काउंट माइनस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा
वो अमाउंट आएगा आपका नेट बैंक क्रेडिट। अब ये नेट बैंक क्रेडिट हमारे पास में आ गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यानी कि नेट बैंक क्रेडिट हमारे पास जो भी आया उसमें से हम लोग ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट मेड बाय बैंक्स नॉन SLR बॉन्ड्स हेल्ड इन द टू बी हेल्ड टू मैच्योरिटी। देखिए ये हमको पता है कि बैंकों को SLR रखना पड़ता है, हर बैंक को SLR रखना पड़ता है। SLR यानी कि वैधानिक जो लिक्विडिटी रखनी पड़ती है RBI के पास, वो हर बैंक को रखनी पड़ती है। लेकिन RBI इस तरह के जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स निकालता है, ये जो बैंक के जो कैपिटल रीस्ट्रक्चर के बॉन्ड्स निकाले, तो उनको ये छूट देते थे कि भाई ये नॉन SLR बॉन्ड्स हैं, और जो नॉन SLR बॉन्ड्स टिल मैच्योरिटी तक अगर रखे हुए हैं बैंकों ने, तो वो क्या होता है NBC में ऐड हो जाते हैं, यानी नॉन SLR बॉन्ड्स वो इसमें ऐड हो जाएंगे। दूसरा इसमें और क्या ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अंडर RIDF। दूसरा इसमें ऐड होगा RIDF। RIDF का मतलब है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं, जो हमारी डिपॉजिट दी हुई हैं RIDF में, वो भी इसमें कंसिडर्ड कर ली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंकों ने लगा दिए हैं। प्लस आउटस्टैंडिंग PSL सर्टिफिकेट्स। देखिए जनरली क्या होता है कि फॉरेन बैंक्स होती हैं या कई बैंकों में जिसका बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर रूरल में जिसको बोल सकते हैं कि भाई जाने का नहीं होता है या उनकी वहाँ प्रेजेंस नहीं होती है, तो वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट के PSL सर्टिफिकेट्स खरीद लेती हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जो हैं वो खरीद लेती हैं। और जनरली ये इशू कौन करते हैं, नाबार्ड या जो भी ये इस तरह की बैंकें जो रूरल एरियाज़ में काम कर रही हैं, उसके सर्टिफिकेट जो हैं वो ये खरीद लेती हैं। तो इसलिए जो भी आउटस्टैंडिंग सर्टिफिकेट्स हैं, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स, वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। वो ऐड होने के बाद हमको मिल जाता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब इसको आप दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहली बात, टोटल बैंक के क्रेडिट्स कितने हैं, उसमें से माइनस हो जाएगा जो बिल रीडिस्काउंट करवाए हैं। उसके बाद जो अपने पास अमाउंट आ गया, उस अमाउंट में नॉन SLR सर्टिफिकेट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जो टिल मैच्योरिटी तक बैंक होल्ड करेंगी, वो उसमें ऐड हो जाएंगे। बैंकों का जो, जैसे मान लीजिए बैंकों को अभी सारा कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और बैंकों में पैसा इन्फ्यूज़ किया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बैंक कैपिटलाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड्स निकालती है और बैंक उसमें पैसे लगाते हैं और मैच्योरिटी पे उनको पैसा मिलता है। तो वो सब क्या है, नॉन SLR बॉन्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। वो RIDF में जो बैंकों ने पैसा लगाया है वो, और RIDF के जो फंड है वो रहता है नाबार्ड के पास, और जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं वो, ये तीनों चीज़ इसमें क्या है, ऐड हो जाएंगी। और इसके बाद हमें मिल जाएगा एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यानी नेट बैंक क्रेडिट आपको समझ में आ गया, और उससे मैं बनाना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और वो ये X अमाउंट आ गया हमारे पास में। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन जो दूसरा ट्विस्ट आता है, आपके पास एक अमाउंट आ गया ANBC। अब दूसरा एक हमारा है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स क्या होते हैं? अब देखिए हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता है बैलेंस शीट में एक साइड असेट्स होती है, एक साइड लाइबिलिटीज होती है। असेट्स और लाइबिलिटीज आती है और वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स उसको बोलते हैं, कौन कौन से, कंटेनिजेंट असेट्स और लाइबिलिटीज, अनयूज्ड कमिटमेंट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, डेरिवेटिव्स, बैंक गारंटी,
ये सब जो हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स होते हैं। और इसको और आप लेमन भाषा, सरल भाषा में समझिए कि बैंकों की ऐसी इनकम जो डिपॉजिट के लोन से नहीं होती है, वो सब जो है वो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है। यानी बैंकों के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनसे बैंक लोन देती है, और लोन से जो इनकम होती है वो बैंक की इनकम है, बड़ी इनकम है। लेकिन उसके अलावा बैंक गारंटीज देती हैं, तो उसके ऊपर भी बैंक कमीशन लेती हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट देती हैं, उसके ऊपर भी बैंक के कमीशन लेती हैं। तो इनसे जो इनकम होती है उनको बोला जाता है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। अब हमारे पास एक फिगर तो ANBC का आ गया है, दूसरा हमारे पास फिगर आएगा कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का इनकम कितना है। अभी ये दोनों जो फिगर हमारे पास आएंगे उसके बाद RBI बोलती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि बैंकों को लगे कि हमको प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग कम देनी है, तो वो क्या करेंगे, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स ज़्यादा करेंगे। भाई अपने बैंक गारंटी में ज़्यादा इनकम कमाओ, कमीशन इससे ज़्यादा मिल जाएगा, अपने दूसरी प्रवृत्तियाँ जो होती है उससे ज़्यादा कमाओ। ये चीज़ हो सकती है, बैंकें भी होशियार है, और RBI तो बैंकों का बैंक है, वो तो और होशियार है। तो RBI ने क्या बोला कि भाई आपका 40% देना है, या तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का दे दो, या क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। यानी कि बैंकों को मौका ही नहीं दिया कि भाई तुम दूसरे कामों में ज़्यादा कमा के और हमारा ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग का जो मिशन है वो फेल कर दो। बहुत क्लियर है। मान लीजिए आपका एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट आया हमारा 100 रुपया, और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट आया ऑफ बैलेंस का 120 रुपया। तो RBI क्या बोलता है कि भाई आप 40% 120 रुपये का गिनोगे, 100 रुपये का नहीं। यानी कि यहाँ पे तो उसको 40 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ उसको 48 रुपये देने पड़ेंगे। तो बैंक इस कोशिश में रहती है कि भाई हमको ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर हमारे ज़्यादा हो जाए तो हमें कम देना पड़े प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में। लेकिन RBI ने वहाँ भी दरवाज़ा बंद कर दिया। यानी कि आपको एडजस्टेड नेट बैंकिंग और आपका जो क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट आ रहा है ऑफ बैलेंसिंग का, वो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको जो है 40% प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। अब ये देखिए कि UK सिन्हा कमेटी ने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को वापस रीऑर्गेनाइज किया, कुछ सेक्टर इसमें ऐड किए, कुछ की डेफिनेशन उन्होंने ऐड की, और जो अब हमारे पास लेटेस्ट है वो हमारे ये हैं। वीकर सेक्शन में क्या क्या लिया इसने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, माइनॉरिटीज, मैनुअल सीवरेज, आर्टिसियन, जो ये कलाकार होते हैं उनको, इन सबको ले लिया कि भाई ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। और पहले 2019 से पहले इनका 10% था, अब इनका बढ़ा के कर दिया 12%। यानी कि टोटल जो 40% है, जो भी 40% अमाउंट आपको देना है उसका आपको 12% जो लोन है। अदरवाइज बैंक के तो और होशियार, बैंक क्या करेंगे, भाई 40% देना है तो एक ही जने को दे दो जो इसमें सबसे सॉलिड लग रहा है, तो बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए RBI ने ऐसा किया कि नहीं भाई, ये 40% का जो भी अमाउंट है उसका आपको 12% तो इसमें देना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या कर दिया, अब इसमें PM जन धन योजना ओवरड्राफ्ट अप टू 10K। सबसे पहले आप ये समझिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो स्कीम सबसे ज़्यादा फेमस हुई और बच्चे बच्चे के जवान पे आ गई, वो थी जन धन योजना। जन धन योजना कुछ नहीं है, बेसिक सेविंग अकाउंट है। बेसिक सेविंग अकाउंट है, आप जीरो बैलेंस से इसको ओपन कर सकते हो। और इसमें यह कहा गया कि आपके 6 महीने मिनिमम ओपन हुआ हो जाए और आपका ट्रांजैक्शन देख के आपको 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा, जिसको OD बोलते हैं। यानी कि आपने एक अकाउंट खोला जनधन योजना में, 6 महीना तो मिनिमम होना चाहिए उसका। दूसरा कि ये जो
आपका ट्रांजैक्शन कैसा रहा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो उसके ऊपर आपको 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। और जो बैंकें इनको देंगी वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा और वो इस 12% में गिन लिया जाएगा। दूसरा, बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट नेशनल रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड मिशन। अब ये रूरल और अर्बन लाइवलीहुड मिशन का मतलब ये समझिए कि सरकार ये चाहती है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आदमी जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिले, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, रोजगार जिनको नहीं मिले उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर आए। दूसरा, उनका स्किल डेवलपमेंट हो। इस मिशन के अंतर्गत उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है और पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकें, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो। तो ये बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट, इनको भी अगर आप कोई लोन देते हैं तो वो इसमें काउंट किया जाएगा। फिर एग्रीकल्चर स्मॉल एंड बिग को पहले 10% था, उसको अब कर दिया 8%। स्मॉल एंड बिग, अब देखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मार्जिनल फार्मर जिसके 1 हेक्टर या 2.5 एकड़ तक जो ज़मीन है वो मार्जिनल फार्मर है, और स्मॉल फार्मर है जिसकी 1 से 2 हेक्टर या समझ लीजिए 5 एकड़ वो है, और 5 के ऊपर जो है वो बिग है। उनका 10% था, वो 8% कर दिया, और जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स थे उनकी 8 की जगह 10% कर दिया, यानी उनका बढ़ा दिया। तीसरा, माइक्रो एंटरप्राइजेस, खादी विलेज इंडस्ट्रीज, ये 7.5% का 7.5% ही रखा। माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या हुए, गांव में मान लीजिए कोई बर्तन का अपना छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, गांव में जैसे मान लीजिए कि वो जुलाहा जो है वो कपड़े बना रहा है हैंडीक्राफ्ट्स के, गांव में मान लीजिए वो हैंडीक्राफ्ट की थैलियाँ बना रहा है, कुछ भी इस तरह का काम। खादी विलेज इंडस्ट्रीज़, गांव में जो खादी उद्योग लगते हैं जिनमें खादी बनती है, नहाने का, कपड़े धोने का, सबका साबुन बनता है, अगरबत्तियाँ बनती हैं, यानी छोटे छोटे उद्योग, उनको जो है प्रायोरिटी सेक्टर में 7.5% तक उनका रहेगा। दूसरा, वीकर सेक्शन जो हमने पहले अबाव कैटेगरी से बता दिया, उसके बाद अदर कैटेगरीज, यानी उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए, सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, पहले उन्होंने 2022 नक्की किया था, अब 2024 कर दिया है कि हमको लगभग इतने करोड़ घर बनाने हैं और लोगों को अपने घर मिले और एफोर्डेबल प्राइस, यानी कि एक आम आदमी भी उसको सहन कर सके। इसलिए सरकार जो भी है उसका लगभग 16.13% जो है वो सब्सिडी देती है। यानी कि अगर आप अपना हाउस लेते हैं, उसमें कई हैं, अगर वुमेन के नाम पर है, आपका पहला हाउस होना चाहिए, आपका भारत में और कहीं हाउस नहीं होना चाहिए, ये सब कई कंडीशंस हैं, तो उस पर जो है वो सरकार जो है वो एफोर्डेबल हाउसिंग पे लोन देती है, और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो सरकार चला रही है। पहले ये 4.5% था, अब उसको फंड एलोकेशन कर दिया 2.5%। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, सीड रिप्रोडक्शन, यानी कि वो सारी चीज़ें जो ग्रामीण इलाके में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आ जाएं। अब देखिए, ग्रामों में फल बहुत होते हैं, लेकिन अगर उनको प्रोसेस करके रख दिया जाए तो वो लंबे समय तक काम आ सकते हैं, तो किसान को भी अच्छा पैसा मिल जाएगा। नहीं तो आप देखिए, फसल आते ही एकदम भाव गिर जाते हैं, और जैसे ही वो सीजन गया तो भाव एकदम बढ़ जाते हैं। इसके लिए फूड प्रोसेस किया जाए। गवर्नमेंट ही चाहती है कि ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा हो, तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो आप गाँव में डेवलप करो, तो इन सब के लिए जाते हैं। स्टूडेंट एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए तक का अगर कोई भी लोन दिया जाएगा, अगर वो देगी 10 लाख रुपए तक का लोन, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में गिना जाएगा।
इसी तरह हाउसिंग में भी ऐसा है कि अगर 35 लाख तक का लोन होगा तो वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में गिना जाएगा, और स्टूडेंट लोन जो है 10 लाख रुपए तक देंगे वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में गिरा जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई बोलता है कि भाई मेरे को गाँव में स्कूल बनानी है, हेल्थ केयर सेंटर बनाना है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है, तो इनके लिए अगर कोई लोन देगा तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में गिना जाएगा। और हमने बताया रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, विंड मिल्स, बायोमास जनरेटर्स। बायोमास क्या होता है कि जो हमारा ये जो प्रकृति से जो हमें मिलते हैं, जैसे पत्ते हो गए, गोबर गैस हो गया, यानी प्रकृति से जो हमें चीज़ें मिलती हैं और जिनको हम प्रोसेस करके हम पावर का, एनर्जी का, फ्यूल का जिनसे हम दोहन कर लें उसको कहते हैं बायोमास। सोलर स्ट्रीट लाइट्स, माइक्रो हाइड्रल प्लांट्स, यानी कि जो पानी के लिए छोटे छोटे प्लांट लगा के बिजली उसी गांव में हो जाए, विंड मिल हो जाए। और अब ये इस तरह का जैसे सोलर एनर्जी पे तो इतना काम हो रहा है कि अब लोगों ने अपने घरों में मतलब 2 kVA के, 3 kVA, 5 kVA उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में अभी ज़बरदस्त काम हो रहा है और कई स्टेट तो इलेक्ट्रिसिटी में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, क्योंकि अब उनको ज़रूरतें कम हो गई हैं और वो दूसरे राज्यों को सरप्लस अपनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। और अगर इस पर इतना काम होगा तो आने वाले 20-25 सालों में जो आज स्केर्सिटी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की है और जिसके ऊपर हमारे कोयला इतना लगता है वो एकदम कम हो जाएगा और एनवायरनमेंट भी कितना इससे अच्छा हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि टोटल प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग जो है बैंकों को 40% देनी है और फॉरेन बैंकों को जिनकी 20 या उससे ज़्यादा ब्रांचेज हैं वो कितना, वो भी उनको 40% देने का है। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया विद 20 और मोर ब्रांचेज, फॉरेन बैंक इंडिया विद ग्रेटर देन 20 ब्रांचेज, यानी कि कुल मिला के फॉरेन बैंकों को भी 40 देना है और कॉमर्शियल बैंकों को भी 40 देना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली फॉरेन बैंक्स के लिए ये किया कि भाई आपका एग्रीकल्चर में इतना एक्सपोज नहीं हो सकता, कारण कि उनकी मेट्रो सिटीज़ में है। तो उनको ये कहा जाता है कि भाई आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट ले लो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर दो, रिन्यूएबल एनर्जी में कर दो, सोलर में कर दो, एजुकेशन लोन दे दो, अफोर्डेबल हाउसिंग में दे दो। यानी कि एग्रीकल्चर से उनको छूट मिल जाती है, लेकिन आपको दूसरी चीज़ों में करके 40% तक जाना है। फिर आरआरबी, इसका नाम ही रीजनल रूरल बैंक्स है, तो इनको बोला कि आपकी जितनी भी क्रेडिट्स होंगी सबको 75% तो आपको रूरल एरियाज़ में देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका नाम ही वही है, काम ही वही है, भाई इसमें रूरल एरियाज़ में दो। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको भी बोला भाई 75% आपको देना पड़ेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जैनी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबको बोला कि भाई आपको तो नाम ही स्मॉल फाइनेंस है, तो आपको 75% अपने उसका देना पड़ेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनका पहले था 40%, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना ज़्यादा किसके लिए की जाती है कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो रूरल एरियाज़ में हैं, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, आपके शहद का उत्पादन, खादी ग्रामोद्योग, वो सब चीज़ें रूरल एरियाज़ में हो सकती हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का काम है उनको डेवलप करना। तब आरबीआई ने कहा भाई पहले 40 था, उसको भी अब कर दिया 75, यानी कि जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बैंकें काम कर रही हैं, जिनके नाम से ही पता चल रहा है, उन सबको अब कर दिया 75। और इसमें एक बैंकों को बोला कि भाई क्योंकि ये 2019-20 से चालू हुआ था, तो भाई 2023-31 मार्च तक, 2024-31 मार्च तक आप इसको ग्रेजुअली बढ़ा के 75% पे लाएंगे, जो पहले कम थे उनको। रूरल कोऑपरेटिव बैंक का तो क्योंकि इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही है, आपकी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है, उनका तो काम ही है गाँव में लोन देना, तो उनके ऊपर ये चीज़ें नहीं होंगी। UBS हैज़ टू रीच द PSL टारगेट इन फेज 45% बाय मार्च 21 और 75% बाय मार्च 24,
यानी कि वो 5-5% बढ़े और 75% 2024 तक आ जाए। एक साथ तो आ नहीं सकते। तो ये सारा था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का हमारा, और जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस थी, और इसका पर्पस क्या कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, और जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है भारत के हिसाब से, वहाँ पे उन सेक्टर को पैसे के कारण से कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल जो है इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में पीएसएल गाइडलाइंस और उनके सेक्टर का रहा है। अब दूसरा, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये इंस्टीट्यूशंस क्या हैं जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट जो है आपको जब करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपको मान लीजिए सड़कें बनानी हैं, रेलवे लाइंस बिछानी है, पावर प्लांट्स लगाने हैं, और जब भारत आज़ाद हुआ तब प्राइवेट कैपिटल इतनी थी नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही आगे आना पड़ा। तो इनका एक तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इतने बड़े बड़े लेवल के होते हैं। ओएनजीसी का जैसे ड्रिलिंग करना है आपको, ऑयल खोजने के लिए, तेल के कुएं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो। दूसरा, उसको कैपिटल इंसेंटिव होते हैं, वो कि उनको कैपिटल बहुत चाहिए। आपको एक पावर प्लांट डालना है, हज़ारों करोड़ की कैपिटल लग जाती है। एक स्टील प्लांट डालना है, हज़ारों करोड़ रुपए लग जाते हैं, जो कि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में इतने नहीं थे। तो इन जानों को रखते हुए लॉन्ग टर्म क्रेडिट और कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट, इसके लिए, और इसमें लो रेट ऑफ रिटर्न होता है। अब आप इसका उदाहरण देखिए कि बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने 50,000 करोड़ रुपए हमने लिए हैं जापान से। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 0.05%, और कितने साल के लिए? 50 साल के लिए, यानी लॉन्ग टर्म हो गई, हाई कैपिटल हो गई, और बहुत लो इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है। अब ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, हैवी इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, ये सब सिस्टम जो है, अब एक नहर बनती है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 50 साल तक काम आती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हमने सड़कें बनाई, कम्युनिकेशन की, रेलवे लाइंस बिछाए, तो वो एक लॉन्ग टर्म का काम करते हैं। तो इनको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए, और उसमें सबसे पहले बना IFCI 1948 में, IDBI 1964 में, IIBI 1972 में, नाबार्ड और एक्सिम बैंक हमने देखा जो 1982 में बना था, SIDBI हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक के लिए बना था। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस बने, उनका ऑब्जेक्ट एक ही था कि डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हों। 3 चीज़ें, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, कैपिटल इंटेंसिव, और तीसरा लो रेट ऑफ रिटर्न। ये 3 चीज़ों के साथ गवर्नमेंट ने, इन 3 ऑब्जेक्ट के साथ में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए। अब इसमें सबसे पहला था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का पहला कौन सा था, 1948 में IFCI की स्थापना की गई, और इसने अपना काम एक अच्छे ढंग से किया। और हमने ये देखा कि 1991-92 में इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, और उस टाइम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आया। और जब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आया, तो जो IFCI की थी वो थोड़ा सा इसका, क्योंकि बाहर से भी बहुत कैपिटल आने लग गई, तो इंडस इंडस्ट्रीज़ को बाहर से भी कैपिटल बहुत मिलने लग गई, तो इसका उद्देश्य थोड़ा कम हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत, और इसका ऑब्जेक्टिव कर दिया मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल कंसर्न, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। यानी कि पहले जहाँ लॉन्ग टर्म था, अब उधर कर दिया भाई लॉन्ग के साथ में मीडियम भी दे दो, कोऑपरेटिव्स को भी दो, पब्लिक को भी दो, प्राइवेट को भी दो, जॉइंट सेक्टर को भी दो, और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के
इसके मार्केट में शेयर आ गए और इसकी शेयर कैपिटल कर दी गई और शेयर कैपिटल के बाद आज ये IFCI का शेयर हो गया और इसका नाम जो बदल के IFCI कर दिया, IFCI लिमिटेड। जब इसको कंपनी बनाया गया तो जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका नाम था, उसका नाम बदल के कर दिया IFCI लिमिटेड। इसको स्टॉक मार्केट में आ गया ये, और आज भी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है और स्टॉक मार्केट में इसका स्टॉक प्राइस जो है वो घटता बढ़ता रहता है। और IFCI का रीस्ट्रक्चरिंग किया गया जब 93 में इसको कंपनी बनाया, इसका रीस्ट्रक्चर किया और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके साथ कई सब्सिडरीज जोड़ ली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब स्टॉक होल्डिंग जो कंपनी है कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये जितना हमारा शेयर मार्केट में डीमेट का है और जो सारा डिजिटल रिकॉर्डिंग का है, वो काम कौन करता है? स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट्स एज ए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं डिजिटल हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड हैं, तो वो ये सारा कौन होल्ड करता है? रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्टाम्प ड्यूटी का कलेक्शन होता है जो आपको चुकानी पड़ती है। आप कोई सौदा करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई MOU करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टाम्प ड्यूटी आपको चुकानी पड़ती है। आप कोई कोर्ट केस करते हैं तो जुडिशियल स्टाम्प चुकाने पड़ते हैं। तो सारा स्टाम्प ड्यूटी का कलेक्शन कौन करता है? स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये किसके लिए? ये पूरे ही भारत के लिए 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का ये जो है वो कलेक्शन करता है। दूसरा IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये IFCI की वो ब्रांच हो गई, एक स्टॉक होल्डिंग सब्सिडरीज जो सेंट्रल रिकॉर्ड इसका काम करती है। दूसरा IFCI की फाइनेंशियल सर्विसेज, ये फाइनेंशियल सर्विसेज देती है मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए पर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के। और एक है IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, यानी कि अब इन्होंने IFCI का तीसरा क्या कर दिया, भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट का फंड देना है वो एक अलग कंपनी देगी, जो आपको दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज देना है वो अलग कंपनी देगी, और जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम है वो एक अलग कंपनी करेगी। IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स, यानी कि अगर किसी को मान लीजिए शेयर मार्केट में जाना है, कोई वेंचर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, नया वेंचर कर रहे हैं, उसके लिए फंड चाहिए, तो वो एक काम जो IFCI ये करेगी। और मिपकॉन IFCI की टेक्निकल कंसल्टेंसी फर्म है। मान लीजिए कोई बड़ी इंडस्ट्री आनी है, उसको टेक्निकल कंसल्टेंसी चाहिए, उसको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए, किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से प्लांट लगाया जाए, किस तरह से इसको बेस्ट ऑफ द आर्ट प्लांट बनाया जाए, तो उन सब का कंसल्टेंसी का काम मिपकॉन करता है। और ये सारे IFCI के सब्सिडरीज हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1964 में बना, जिसको आज हम IDBI कहते हैं। पहले एज ए सब्सिडीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, बट इसको ऑटोनोमस बना दिया 1976 में। और 1995 में इसको एज ए कॉमर्शियल बैंक बना दिया, क्योंकि IFCI का भी रीस्ट्रक्चर हुआ और IDBI का भी रीस्ट्रक्चर हुआ। और IDBI जो 64 में बना, 76 में इसका ऑटोनोमस हुआ, और 1995 से IDBI बैंक जो है वो स्थापित हो गया। और इसमें मेजॉरिटी शेयर LIC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी कि ये एक गवर्नमेंट का ही बैंक है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो ICICI, जो हमने बैंक में पढ़ा था ना, तो ये बैंक बना और इसका टैगलाइन है ख्याल आपका, इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में। तो ये जो है वो 1955 में बना। IFCI बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, IDBI बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें LIC ने कैपिटल लगाई अपनी, और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने कैपिटल लगाई अपनी।
आईसीआईसीआई जो है वो बना किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। और ये स्थापित किसने किया? प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने नहीं। डिफरेंस देखिए, आईएफसीआई गवर्नमेंट और आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर। और वर्ल्ड बैंक इसके की रोल इसके प्ले करने में लगा, वर्ल्ड बैंक। तो कभी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक ने कौन सा डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने में सहयोग दिया, या कौन सा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को स्थापना करने में सहयोग दिया, तो वो होगा आईसीआईसीआई। प्राइवेट सेक्टर के लिए कौन सा बैंक बनाया? आईसीआईसीआई। डेवलपमेंट बैंक कौन सा जो प्राइवेट सेक्टर ने बनाया? आईसीआईसीआई। और कब बना? 1955 में। यानी सबसे पहले बना 48 में आईएफसीआई, उसके बाद 1955 में बना आईसीआईसीआई, और 1964 में बना आईडीबीआई। तो आईडीबीआई भी बैंक बन गया और ये आईसीआई भी बैंक बन गया। और ये सारी परिस्थितियां कब उत्पन्न हुई? जब 1991-92 में इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया और फॉरेन कैपिटल भारत में आने लगी। और ये 1994 से कॉमर्शियल बैंक का काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक है, और भारत में पहली बार इंटरनेट लाने वाला आईसीआईसीआई बैंक है। तो आईसीआईसीआई बैंक, इसका नाम कर दिया इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बैंक बना दी। आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर में बना, वर्ल्ड बैंक इसके डेवलपमेंट में की रोल दिया, और 94 में ये बैंक बन गया। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईआईबीआई, ये बैंक स्थापित किया गया 27 मार्च 1997 को। अब जब 92 में इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई और जो कई पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी वो बहुत डिफ़ॉल्ट होने लग गई, दूसरी कंपनियां डिफ़ॉल्ट होने लग गई, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में अभी तक कंपटीशन की भावना आई नहीं थी। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन की कंपनी आई और कॉम्पिटिटिव उनके साथ करना पड़ा, तो कंपनियों को बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। तो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, यानी कि जो इंडिया में इंडस्ट्रीज थी उसको वापस रीग्रुप किया जाए, उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, और इस तरह से उनको किया जाए कि भाई वो कंपटीशन में भाग ले सकें, उनसे मुकाबला कर सकें। और इसी को बनाया गया 97 में ये, और ये 2012 में बंद कर दिया गया। कारण कि प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी असेट्स मैनेजमेंट कंपनियां आ गईं और धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर को उन्होंने इम्प्रूव किया और धीरे धीरे अपना स्टैक कम करना चालू किया, इसलिए 2012 में इसको बंद कर लिया गया। और देखिए इन्होंने लिखा भी है, रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक एंड क्लोज इंडस्ट्रियल यूनिट इन द पब्लिक जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। उसको मैनेजमेंट जो है वो दूसरों के हाथ में दे दिया, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, और अब दूसरी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी आ गई, तो 2012 के बाद इसको बंद कर दिया गया। द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए होता क्या है कि ये सब जब चीज़ें चल रही हैं तो आप कहीं भी कुछ भी जब चेंजेस होते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग होती है, तो उसमें फिर ज़रूरत महसूस की गई कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (2021) में इसको स्थापित किया गया। और इनका मेन काम क्या है? प्रोवाइडर, अनेबलर एंड कैटलिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे क्या हुआ? रेल, रोड, कम्युनिकेशन, एयरपोर्ट, रेलवे लाइंस, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बना रही हैं, तो हमारे स्टील के कारखाने, फर्टिलाइजर्स कारखाने, ये जो बड़े बड़े हैं सब इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती है। तो ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, अनेबलर उनको सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी जहाँ कहीं हर्डल्स आ रहे हैं, और एज ए कैटलिस्ट काम करे। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है? अगर कोई केमिकल के आप जानकार हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी जो हमारा
बैच होता है उसमें रिएक्शन फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट डालते हैं। कोई चीज़ को और सुविधाजनक करने के लिए, फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो वो कैटलिस्ट का काम करेगा कि भाई चीज़ें स्पीड अप हो जाएं। बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल सपोर्टिव इकोसिस्टम, यानी कि अब एनवायरनमेंट पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि इस तरह का बिल्डिंग और दूसरा डेवलपमेंट हो जो एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो और सेल्फ सस्टेनिंग हो। सस्टेनिंग मतलब जो खुद टिक सके, किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो। तो ये दोनों चीज़ों का काम करने के लिए इसकी स्थापना की गई। 100% शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और इसमें 5,000 करोड़ रुपए की ग्रांट जो गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड की है। अब नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। देखिए, आप कोई बैंक में पहले अकाउंट खुलवाते थे, मान लीजिए कि आपने मुंबई में अकाउंट खुलवाया, वडोदरा में अकाउंट खुलवाया, अहमदाबाद में अकाउंट खुलवाया, तो होता क्या था कि आप जिस ब्रांच में अकाउंट खुलवाते थे उसी ब्रांच के कस्टमर होते थे। यानी पहले क्या था, ब्रांच कस्टमर होता था। यानी कि मान लीजिए अगर मेरा अकाउंट बैंक ऑफ वडोदरा में है, तो मैं बैंक ऑफ वडोदरा की भी जो ब्रांच है, मांजलपुर ब्रांच है, तो मैं खाली उसका ही कस्टमर होऊंगा। दूसरी बैंक मुझे ट्रीट ही नहीं करेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो दूसरी ब्रांचेज है वो भी मुझे ट्रीट नहीं करेगी। अगर मान लीजिए मुझे वहाँ पे कोई चेक डिपॉजिट करना है, कुछ विड्रॉल करना है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आने से पहले। 99 में इंटरनेट आया, बैंकिंग डेवलपमेंट हुआ ज़बरदस्त, और आया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। उसमें क्या बोल दिया कि ना वो कस्टमर ब्रांच का नहीं है, ये बैंक का कस्टमर है। मान लीजिए मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा मांजलपुर ब्रांच में अकाउंट है और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा अहमदाबाद की ब्रांच से कैश विड्रॉ करना चाहूँ, कैश डिपॉजिट करना चाहूँ, चेक डिपॉजिट करना चाहूँ, तो मैं अपने अकाउंट ऑपरेट कर सकता हूँ। यानी कि मैं अब ब्रांच का कस्टमर नहीं रह गया, मैं हो गया बैंक का कस्टमर। यानी कि इज ए networking of branches which enable customer to operate their accounts and avail banking service from any branch of the bank on CBS network regardless of where he maintains his accounts. So इसको बोलते हैं centralized online real time exchange। यानी कि आप CBS आने के बाद में बैंक के बन गए कस्टमर, ब्रांच के कस्टमर नहीं बने। और जितने भी CBSE ब्रांचेज हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। यानी कि हम नेट पे देखते हैं कि आपने एक व्हाट्सएप हमने मैसेज किया और ग्रुप में 100 जनों को पहुंच गया, 200 जनों को पहुंच गया एक मैसेज। उसी तरीके से आपका कहीं भी अकाउंट हो, सारी बैंकें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और इंटरकनेक्टेड होने के कारण से आप जो है कहीं से भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में न्यूजीलैंड की ब्रांच है, न्यूजीलैंड में बैंक ऑफ बड़ौदा की, मैं वहाँ से भी मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट ऑपरेट कर सकता हूँ। तो इसने एक बहुत बड़ा काम किया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ने, कि कस्टमर जो है वो ब्रांच का नहीं बैंक का हो गया। तो इससे मनी ट्रांसफ़र, डिपॉजिट, दूसरी फैसिलिटीज़ अवेल करने में एक ज़बरदस्त क्रांति जो है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की हुई। तो मित्रों, आज हमने सारा ये डेवलपमेंट का देखा, किस तरह से डेवलपमेंट में आरबीआई ने प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग का जो है वो लिस्ट बनाई, बैंकों को उसके लिए निर्देश दिए और बैंकों को वो पालन करना पड़ता है। और आप ये मानिए कि अगर बैंकें प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं देती हैं तो उन बैंकों का लाइसेंस तक रद्द आरबीआई कर देती है, पेनल्टी लगा देती है। तो बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस बने, आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, उन्होंने भी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ने
जो बैंकिंग डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके हम कह सकते हैं कैटलिस्ट उसने काम किया और बहुत उसको ग्रोथ किया। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको देखिए और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि ये चीज़ आपने अच्छी बताई है कि यहाँ थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर लिखिए। सबको नमस्कार।